नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब लखनऊ से, वरिष्ठ पत्रकार। और क्या। और आप नमस्कार। और आप उनको सुनते रहें, उनके विचारों की गहनता को भी परखते रहे हैं। वीरेंद्र जी, हम क्या देख रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, किस तरह के बड़े बदलाव हिंदुस्तान में देखने को मिल रहे हैं? एक बहुत लंबा समय बीता है, मुगलों की दास्तां का भी और अंग्रेजों की दास्तां का भी। और आजादी के बाद मैं तो कहूंगा कि फूट डालो राज करो की जो नीति पर अंग्रेज चलते थे, उसी नीति पर फिर बाद की पार्टियों ने भी, और उसमें एक तुष्टीकरण का छोंक भी बार बार लगाया गया है। क्या हम ये महसूस नहीं कर रहे आजकल के ये जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, वो इरिलीवेंट होती जा रही है? और इससे भी बड़ी बात ये कि जो हमारी मूल भारतीय संस्कृति है, जो हमारी भारतीयता है, जो हमारी पहचान है, उसकी पुनर्स्थापना और पुनर्प्रतिष्ठापना होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, यदि मैं अभी आपसे कहूं कि आज शाम को दिल्ली में बर्फ गिरेगी, तो आप मेरी बात को तुरंत रिजेक्ट कर देंगे, खारिज कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आपके मस्तिष्क की संदर्भ ग्रंथि में, आपके आपके दिमाग में जो एक रेफरेंस का, संदर्भ का जो फ़ोल्डर है, वहाँ पे ये सूचना पहले से उपलब्ध है कि दिल्ली में बर्फ नहीं गिरती, इसलिए आपको जानकारी है। तो जो बातें हम लोग करने जा रहे हैं, ये बहुत सी बातें ऐसी हैं, जो लोगों को बिना संदर्भ के समझ में नहीं आएँगी। और कोई कहेगा कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, कोई कहेगा कि हम बीजेपी के कम समर्थक हैं, कोई भक्त कह देगा, कोई कह देगा कांग्रेसी हैं। तो यहाँ सवाल हम जो है किसी पार्टी के स्टॉक को बढ़ाना, घटाना हमारा आपका काम तो है नहीं। जैसी घटनाक्रम हो रहा है, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से चुनाव में जनता अपना मत बताती है, भिन्न-भिन्न राज्यों में चुनाव में, उसके आधार पे ही हम बात करते हैं। तो भारत की राजनीति में की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, यानी भारतीय जनमानस की जो सहज और स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जैसे हमारे फ़ोन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, अगर उसको बदल दिया जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं कि हम उस फ़ोन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो बीज तो भारत की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो तो पिछले 100 साल से इसके बदलने की प्रक्रिया लगातार जारी है। 1920 में महात्मा गांधी को लगा कि अगर जो जो अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा का शासन हटा दिया है, यदि हम तुर्की के खलीफा की बहाली का अगर आंदोलन चलाएँ, तो भारत के मुसलमान हमारे साथ आ सकते हैं। उनका विरोध किया गया कि आप जो है मुसलमानों की ओर ज़्यादा झुक रहे हैं और आप इंडिया को इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं। हालाँकि संघ के लोग इसको नहीं मानते, लेकिन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। देश और बड़े पैमाने पे दंगे हुए, मुसलमानों और हिंदुओं का नरसंहार हुआ। जो आज इलाका कोहट में है, फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान में, वहाँ हुआ। केरल के मल्लापुरम में हुआ, महात्मा गांधी भी वहाँ गए। और भी दंगा कानपुर में भी हुआ और भी तमाम स्थानों पर हुआ। देश आज़ाद हो गया और जो है देश का बँटवारा हो गया। उसके बाद से जो जो 1920 में राजनीति का जो मॉडल महात्मा गांधी ने बनाया था कि जो मुसलमान हैं, जिनकी उस समय आबादी 10% देश में थी, उनको उनकी आबादी के अनुपात से ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट आपको ताकत देनी है, जिसको आज़ादी के बाद कहा गया मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम अपीसमेंट। यानी उनको चने के झाड़ पे चढ़ाओ, आज़ादी के बाद जो हुआ। तो अगर मुसलमान हैं तो उनकी संस्कृति भी महत्वपूर्ण है। उनका आसमान से उतरी कुरान के अनुसार जो शरीयत लॉ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी दाढ़ी भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनका कुर्ता-पैजामा भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहाँ मस्जिद बनाएँगे, कहाँ पे वो नमाज़ पढ़ेंगे, कहाँ वो जो है जहाँ चाहेंगे वहाँ पे जो है सड़क किनारे कोई कोई कब्र बना लेंगे, किसी बाबा के नाम डाल देंगे, कहेंगे ये तो मज़ार हो गई, दरगाह हो गई। फिर वहाँ पूजा-पाठ शुरू हो जाएगा, उसको उर्स का नाम दिया जाएगा। तो एक तरीके से सेकुलरिज़्म के नाम पर भारत में जो पिछले 1000 साल में इस्लामी सभ्यता ये अरब के और तुर्क के जो आदमखोर भेड़ियों ने जो आक्रमण किया, जो लूटा, उस व्यवस्था को चलाए रखा गया। मुरादाबाद के संभल में, बहराइच में आज भी नेज़ा मेला होता था।
नेज़ा माने भाला, तो नेज़ा भाला एक जगह गाड़ा जाता था। वो इस बात का प्रतीक था कि हमने काफ़िरों के सीने में इस्लाम का भाला गाड़ दिया। योगी जी ने आके इसको रोका पिछले 2 सालों में। पिछले 2 सालों से संभल में नेज़ा मेला नहीं हो रहा। अब बहराइच में भी नेज़ा मेला नहीं हो रहा। बहराइच में आज से 1000 साल पहले 1033 में सैयद सलार मसूद गाज़ी जो कि अफ़गानिस्तान से आया था, सैयद था, बहुत बड़ी जात का होता मुसलमान का। उसको राजा सुहेलदेव ने मार के भगाया और उसका एक भी सैनिक वापस नहीं जा पाया। 300 साल तक फिर वहाँ पे फिर भारत में अवध की भूमि पे इस्लामी आक्रमण नहीं हुआ। जहांगीर के समय ये विचार किया मुसलमानों ने कि काफ़िरों ने एक सैयद को मार दिया, ये बहुत बड़ी ये इतिहास बड़ा गलत है और मीरात मसूदी नाम की एक किताब लिखी गई और उसको बहुत बड़ा जो है सूफ़ी मसीहा बताया गया। उसके बाद से बहराइच में उसकी जो उसकी कब्र थी वहाँ मज़ार बन गई, वहाँ मेला होने लगा। पिछले 2 साल से नहीं हुआ पिछले वर्ष भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के जो भारत में लड़ाई चल रही है पिछले 100 साल से इट इज़ अ बैटल बिटवीन द फैक्ट एंड द नैरेटिव तथ्य और कहानी के बीच की लड़ाई है। अब ये कहानी चल रही है कि भारत को अब ये और कहीं-कहीं कांग्रेस ने जो लंबे समय तक इनका राज रहा, इन्होंने तथ्य और कहानी के बीच का भेद समाप्त कर दिया। कहानी को ही तथ्य बना दिया। जैसे कि कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया। 1885 में कांग्रेस को जो है पार्टी को अंग्रेजों ने बनाया था ताकि एक ऐसी संस्था रहे समाज के अभिजात्य वर्ग की एलीट क्लास की ताकि 1857 जैसी जो घटना हुई थी उसकी पुनरावृत्ति ना हो। फिर हमको बता दिया गया कि साहब इन्होंने देश को आज़ाद कराया। 1985 में कांग्रेस के 100 साल पूरे हुए। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, के.एम. पनिक्कर की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसने एक किताब लिखी, वो किताब बाजार में उपलब्ध है। उस किताब में सरदार पटेल का उल्लेख ही नहीं है। कांग्रेस के 100 साल पूरे होने पर जो किताब छपी है और उसी के उपलक्ष्य में राजीव गांधी के समय 1987 या 88 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई, जो आज भी चल रही है। दिल्ली लखनऊ, दिल्ली देहरादून और दिल्ली चंडीगढ़ और दिल्ली भोपाल आज भी चल रही है। तो ये जो लड़ाई इस समय है, इट इज़ अ बैटल बिटवीन द फैक्ट एंड द नैरेटिव तथ्य और कहानी। नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 12 साल के हर काम को जो है झूठा बताया गया है। ये लगातार नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि साहब इस सरकार ने कुछ नहीं किया, देश को बेच दिया, बर्बाद कर दिया और राहुल गांधी बोलते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट खाली घृणा फैला रही है और जो वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी मोहब्बत की दुकान है। तो ये सारा जो पाखंड था ये फर्जी कांग्रेस का और जिस तरीके से ये जो पाखंड थोपा गया था सेकुलरिज्म का, अब वो धीरे-धीरे करके पिछले 20 साल से तार-तार हो रहा है और इसके तार-तार होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी 1 फरवरी 1986 को जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे। 1990 में और 1989 में एनडी तिवारी यूपी के प्राइम मिनिस्टर थे। अक्टूबर में बाकायदा अशोक सिंघल और एक नेता और थे खंडेलवाल। कई नेता आए, एनडी तिवारी से मिले, बाकायदे एग्रीमेंट साइन हुआ विश्व हिंदू परिषद और यूपी मुख्यमंत्री गवर्नमेंट के बीच में आप कि साहब जो है आप ये कि एनडी तिवारी को आप प्रधानमंत्री बता गए, मुख्यमंत्री थे। जी। सॉरी मुख्यमंत्री। तो उसके बाद जो है कहा गया कि साहब आप जो है बाबरी मस्जिद के आगे शिलान्यास कर लें और जो है और ये होगा। और उस समय जो जोशी जी डीजी पुलिस थे उनसे लोगों ने पूछा कि साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर तो स्टेटस quo का है, यहाँ पे शिलान्यास कैसे हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत ऊपर से ऑर्डर है, आई हैव गॉट द ऑर्डर फ्रॉम द टॉप। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है इट वाज एन एक्ट ऑफ एब्सोल्यूट परफिडी, ये धोखेधड़ी की घटना थी। और वहां पे और 1989 में 89 में राजीव गांधी ने अपना इलेक्शन कैंपेन लॉन्च किया और कहा अयोध्या में मंदिर हम जीते या लूजें, ये वो शब्द थे उनके। और हम जीते या लूजें यानी हारें, अयोध्या में भव्य मंदिर बन के रहेगा। बीबीसी के मार्क टूली जिनका भी हाल में देहांत हो गया, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस कहानी को विस्तार से लिखा है। मैं कहानी ये बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस को ये मालूम था कि वो 1920 से लेके आज तक भारत का जो सनातन हिंदू संस्कृति को से खिलवाड़ करती रही है। उसने भारत की सनातन संस्कृति को हमेशा
दबाने के लिए, कलंकित करने के लिए, वैंडलाइज़ करने के लिए कम्युनिस्टों के सहयोग से हर संभव कार्य किया है। इतिहास को भी और देश के में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जो आज भी पढ़ाया जा रहा है, वो परवर्टेड हिस्ट्री है, वो विकृत इतिहास है। लेकिन तब कांग्रेस को लगा कि हम अगर अयोध्या वाला कार्ड खेल देंगे, तो हमको जो है हिंदुओं का वोट मिल जाएगा और सरकार दोबारा आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरकार नहीं आई। कांग्रेस की सीटें घट के रह गई 190 या 92 लोकसभा में। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, उसको बीजेपी का समर्थन था, उसको कम्युनिस्ट पार्टियों का समर्थन था। यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए। अक्टूबर 90 में कार सेवा हुई, आपको याद है, उसमें गोलियां चली, बहुत लोग मारे गए। और फिर जून 91 में कल्याण सिंह की सरकार बन गई। यूपी के इतिहास में पहली बार बीजेपी की अपने बहुमत से सरकार बनी और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवा हुई और बाबरी मस्जिद ढा दी गई। उसके बाद तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 फरवरी 86 से भारत की राजनीति में जो जिस मुस्लिम अपीसमेंट की और मुसलमानों को सर पे चढ़ाने की जिस राजनीति का सूत्रपात महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के द्वारा 1920 में किया था, ये उसके खिलाफ प्रतिकार चल रहा था। और जब कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, मंडल कमीशन लागू हो गया और क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी होनी शुरू हो गई। यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और 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 तमिलनाडु में पहले से डीएमके मौजूद ही थी। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में मौजूद ही थी। जनता दल सेकुलर जो आपके 90 में के बाद बनी है, वो मौजूद ही थी। और 98 में जो है फिर ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बना ली कांग्रेस से अलग होकर के, तृणमूल कांग्रेस। तो इन लोगों ने मुस्लिम अपीसमेंट के फॉर्मूले को तो पागलपन की हद तक आगे बढ़ाया और इनको और बस थोड़ा बहुत ले लो वोट हिंदुओं का और जात के आधार पर हिंदुओं का वोट ले लो। जैसे मुलायम सिंह यादव कहते थे जब मंडल लागू हुआ था कि भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे और बाकी मुसलमान वोट तो बैठा ही हुआ है। मुसलमान वोट क्यों बैठा हुआ है? उसको डर है बीजेपी का, कांग्रेस को वोट वो देगा नहीं क्योंकि उसने ताला खुलवाया है। तो ये जो राजनीति थी, बिहार में बीजेपी की यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई है। पहली बनी 91 में, फिर दूसरी बार बनी 2017 में, फिर तीसरी बार बनी 2022 में। हालांकि 98 में भी वो 97 में भी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो बीजेपी बीएसपी का गठबंधन था और उस समय बीजेपी का बहुमत नहीं था। कल्याण सिंह के हटने के बाद रामप्रकाश गुप्ता बने, रामप्रकाश गुप्ता के हटने के बाद राजनाथ सिंह बने जो आज डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो अब जिस तरीके से बीजेपी ने ग्राउंड गेन किया है यूपी में, बिहार में, झारखंड में, आसाम में और अब बंगाल में, तो ये अपीसमेंट के नाम पर जो जो मुसलमानों को चने के झाड़ पर चढ़ाकर बड़े-बड़े नारे देकर के और केवल अपराध के और सत्ता में आने के बाद केवल अपराध करना, अपराध से पैसा कमाना, जो यूपी में किया समाजवादी पार्टी ने, जो बिहार में किया राष्ट्रीय जनता दल ने, उससे भयानक काम किया तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में। और मैं तो बात कहता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस की तुलना में समाजवादी पार्टी तो देवताओं की पार्टी है। जितना ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार, महिलाओं के संग बलात्कार, अत्याचार, दुराचार और लूट का कांड और जिस तरीके से इस्लामी हुकूमत बंगाल में कायम की गई थी, वो उससे ये सब कभी भी यूपी में नहीं संभव था। और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहते थे कि अपने विरोधियों से कैसे निपटा जाता है, अपने विरोधियों को कैसे काटा जाता है, ये सीखो तृणमूल कांग्रेस से। तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल तो सपना देखते रह गए और वो बंगाल की तृणमूल कांग्रेस या सीपीएम का जो पॉलिटिकल मॉडल है, वो यहाँ लागू नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संगठित तरीके से जनता के बीच में जाकर के एक वैचारिक अनुष्ठान, एक वैचारिक आंदोलन पे जो काम करना शुरू किया, जनता के बीच में काम करना शुरू किया, जनता को गोलबंद किया, संगठित किया, मोबिलाइज किया, उसका परिणाम आज आपको दिखाई पड़ रहा है। और बीजेपी ने केवल ये किया कि ये जो दुष्ट राज है और ये जो अपराधी राज ममता बनर्जी ने जो पॉलिटिकल मॉडल स्थापित किया है, इससे लड़ा जा सकता है और ये लड़के दिखा दिया गया है। आप ये सोचिए कि 2021 में पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के समय आईपीएस ऑब्जर्वर जो लगाए गए थे, उनकी संख्या मात्र 37 थी और 2021 में ये संख्या 180 है। कल जो फाल्टा में जो रीपोल हुआ है, जो कि डायमंड हार्बर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से ममता बनर्जी का भतीजा
अभिषेक बनर्जी सांसद है, इतने डिप्लॉयमेंट के बावजूद वहां पे कल हिंसा हुई। मुसलमानों ने हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया, उन पे हमला किया और जो जहांगीर खान जो जो वहाँ तृणमूल कांग्रेस का वर्तमान विधायक है, उसके लोगों ने हिंदुओं के घरों पे सफेद झंडे लगा दिए। यानी उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको मार्क कर लिया कि इस घर में आग लगानी है चुनाव के बाद, इस घर के लोगों को टारगेट करना है। तो ये जो पाखंड पे आधारित राजनीति जो 100 साल पहले 1920 में शुरू हुई थी और जिसको सेकुलरिज्म के नाम पर उसको आइडियोलॉजिकल कवर फायर दिया गया, उसको एक बहुत ही आदरणीय और बहुत ही सम्मानित विचारधारा, सम्मानित पॉलिटिकल मॉडल बताया गया, अब उसका पतन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो नरेंद्र मोदी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो स्थायी आरोप लगाया जाता है कि ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है, ये क्या-क्या और जितनी गालियाँ दी जा रही हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को पिछले 12 साल से, इस सब के खिलाफ जाकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक भी अपने राजनीतिक विरोधी से निपटने के लिए, लड़ने के लिए राज्य की सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। वीरेन सारे जी, विरो सारे विरोधियों को उन्होंने चुनाव के मैदान में हराया, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो कांग्रेस हो या ममता बनर्जी हो। तो अब ये काम जो हो रहा है, इसका मतलब इसमें जनता का मैंडेट है। तो अब आने वाले दिनों में ये जो आपका जिहादी अलायंस है, जिसका नाम इंडी अलायंस है, इसके लिए इससे निपटना बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है कि किस आधार पे आप बीजेपी से निपटेंगे अब? जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए 2014 में बिना मुसलमानों के केंद्र में सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की, यस, यस। 2019 में बनी है, 2024 में बनी है। उत्तर प्रदेश में 2017 में बिना मुसलमानों के ही बीजेपी की, योगी की सरकार बनी। फिर वो 2021 में रिपीट हुई, 22 22 में 22 रिपीट हुई, ठीक है। इसी तरीके से बिहार में एक समय नीतीश बाबू भी मजबूरन गोल टोपी पहन करके इफ्तार दावतों में जाते थे, उनकी गोद में बैठते थे। मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति के चलते ही जब नरेंद्र मोदी को आगे किया गया तो एनडीए छोड़ करके चले गए थे। बिहार में भी कम से कम पिछले 2 चुनाव बिना मुसलमानों के ही सरकार बनी है साहब। अगर मिला होगा नीतीश के कैंडिडेट्स को तो कहीं कहीं मिला होगा। इसी तरीके से महाराष्ट्र को ले लीजिए, दिल्ली में तो खैर मुसलमानों की संख्या उतनी नहीं है, पर कई राज्य ऐसे हो गए, असम ले लीजिए जहां बिना मुसलमानों के सरकारें बनी हैं। और अब अगर बंगाल में, जैसा कि सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और वहां की पब्लिक भी कह रही है, वोकल है, अब तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो क्या हम ये मान लें कि अब इस देश में जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स थी, उसका दी एंड होने जा रहा है? देखिए, मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स है जिसका जन्म दिया है कांग्रेस ने और बल्कि मैं तो साफ कहता हूँ महात्मा गांधी ने। अगर और ये नैरेटिव बनाया गया है कि साहब वो आरएसएस के बारे में यदि आप बात करिए तो लोग बोलते हैं संघी। व्हाट डू मीन बाय संघी? ओंकार चौधरी का नाम ओंकार चौधरी है, इसका अंग्रेजी में या स्पेनिश में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। तो किसी भी संगठन का किसी भी व्यक्ति का नाम है, वो उसकी मर्यादा के अनुरूप उसी में लेना चाहिए जिस नाम से वो संगठन जाना जाता है। तो और आप अगर संघ के दूसरे सर संचालक गुरु गोलवलकर जी को पढ़ें, तो उनका बड़ा स्पष्ट मत था कि हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सभी इस देश के नागरिक हैं, सभी अपने हैं। और के और ये कई करीब वरिष्ठ नेताओं ने बात मुझे बताई है और उन लोगों को लगता है कि हम उन्होंने हल्के अंदाज में कही है, लेकिन गंभीरता से कही है कि भारत के बारे में चर्च का, अंग्रेजों का ये प्रचार रहा है कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 कोटि और 33 करोड़ में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, 2-4 देवता और सही, अल्लाह को भी पूज लेंगे, गॉड को भी पूज लेंगे। तो बीजेपी के खिलाफ पहले ये जब जब भारतीय जनसंघ था, तब ये नैरेटिव था कि साहब ये जो है बनियों की पार्टी है।
जब बीजेपी सत्ता में आने लगी 91 में वो लोकसभा में मुख्य अपोजिशन पार्टी बन गई, यूपी में सरकार बन गई, राजस्थान में बन गई, मध्य प्रदेश में बन गई, हिमाचल में बन गई, तो कहा ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आकर के बीजेपी की डिफॉल्ट सेटिंग को बदला, बीजेपी को रीओरिएंट किया, बीजेपी को री इन्वेंट किया और नारा दिया सबका साथ सबका विकास, बाद में कहा सबका विश्वास, तो ये सबका प्रयास जोड़ा। तो सारे वर्गों को केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, समाज के सभी वर्गों को जाति मजहब से ऊपर उठ करके सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 9 साल में कोई जातीय मजहब का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे सरकार ने इस आधार पर मेरे संग डिस्क्रिमिनेट किया, भेदभाव किया कि मेरी जाति ये है या मेरा मजहब ये है। ये नहीं कह सकता। नहीं, मैं तो ये ये कह रहा बीजेपी हूँ कि ये मैं उसी मुसलमानों बात की पे आ रहा समझ हूँ। में कभी बात मैं आएगी क्या? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो जो बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव था जनसंघ में कि बनिया पार्टी है, फिर नैरेटिव बना ब्राह्मण बनिया पार्टी है, तो इसको तोड़ा बीजेपी ने जिस तरीके से ट्राइबल समाज का इस समय इस समय राष्ट्रपति है, ओबीसी के इस समय उपराष्ट्रपति हैं। प्राइम मिनिस्टर ने स्वयं अभी लोकसभा में इसी अभी अप्रैल में कहा कि मैं स्वयं अति पिछड़े वर्ग से आता हूँ और इस समय पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हैं, हरियाणा में हैं, ट्राइबल समाज के मुख्यमंत्री इस समय उड़ीसा में हैं और छत्तीसगढ़ में हैं। तो जिस तरीके से बीजेपी ने ये अपने ऊपर जो ब्राह्मण होने का नैरेटिव को नष्ट किया, उसको उसको बस्ट किया, उसको डिमोलिश किया, ब्राह्मण होने की पार्टी होने के उसको डिमोलिश किया। कल्याण सिंह 1991 में चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, वो लोग समाज से आते थे। तो उसी तरीके से अब ये जो आप अपीसमेंट कह रहे हैं, मेरा कहना है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है, ये भी एक कहानी है, ये भी एक नैरेटिव है। और अगर ये कहा जाता है कि बीजेपी अयोध्या, काशी, मथुरा का आंदोलन चला रही है, तो वह एंटी मुस्लिम है, ये बात बिल्कुल गलत है। फरवरी 22, 2024 को जनवरी 22, 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, विकास और विरासत दोनों साथ चलेंगी। मंदिर भी बनेगा, एक्सप्रेस वे भी बनेंगे, हाईवेज भी बनेंगे, 14 करोड़ लोगों को एलपीजी सिलेंडर भी मिलेगा, 6 करोड़ लोगों को आवास भी मिलेगा, 50 करोड़ लोगों को टॉयलेट 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट भी मिलेंगे, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में फ्री स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। तो ये विकास और विरासत की लड़ाई है जो बीजेपी इस समय लड़ रही है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यूपी असेंबली में बहुत साफ कहा है कि संभल में हमारे 68 तीर्थ हैं, 54 या 56 मिल गए हैं, कुछ संख्या बढ़ सकती है और जो परिक्रमा मार्ग है 19 वो सब मिल गए हैं। हमें केवल अपना वापस चाहिए, हमें किसी का कुछ नहीं छीनना है। तो केवल मुसलमानों के बीच में ये बात बतानी है कि जो अरब और तुर्क हमलावर थे, जो कि व्यभिचारी थे, आदमखोर थे, नरभक्षी थे, मैन ईटर थे, वो भारत के मुसलमानों के पूर्वज न हैं, न हो सकते हैं, न थे। तो ये जो नैरेटिव पिछले 100 साल से जो गांधी जी बिठा गए हैं कि तुर्की के खलीफा से भारत के मुसलमानों को जोड़ दिया, तो ये नैरेटिव वॉर है। बीजेपी इज फाइटिंग ए नैरेटिव वॉर। पश्चिम बंगाल के मुसलमान में हिंदू में क्या अंतर है? दोनों की भाषा एक है, दोनों की सांस्कृतिक बैकग्राउंड एक है। केवल ये है कि वो और बड़ी संख्या में मुसलमान दुर्गा पूजा में भी शामिल होता है। आज भी दुर्गा ये पूजा से जुड़े तमामों काम मुसलमान करता है। तो ये जो कहा जाता है मुस्लिम नहीं, अपीसमेंट जो नहीं, है, ये मोस्टली तो केवल देखिए, मोस्टली तो कन्वर्टेड ही है ना ये। मोस्टली और 100% है। बारिंग तो फ्यू कास्ट जो है शेख, सैयद, तुर्क, पठान, केवल 4 जातियां हैं जो अपने को विदेशी मुसलमानों का डिसेंडेंट या वंशज बताती हैं। लेकिन ये जो एंटी बीजेपी नैरेटिव है कि साहब ये पार्टी एंटी मुस्लिम है क्योंकि इसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा, तो केवल ये मस्जिद को तो नहीं वो तोड़ा, मैं ये यही जानना केवल चाह रहा हूँ कि चूंकि हाँ, इतने चुनाव हो चुके, मुसलमानों की समझ में ये कब आएगा कि उनके बिना भी सरकारें अब बन रही हैं। ये जो मेरा मानना सेक्युलरिज्म है कि का नहीं, ये मेरा जो मानना है कि ये सेक्युलरिज्म भी का चूरन मेरा चटाया मान जा रहा है मुसलमानों को, मे वो मेरा ऐसा मानना वो है कि ये कब भी समझेंगे? नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव बात है। आपको याद होगा नवंबर 19 में जब सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या के पक्ष में फैसला आया था,
तो भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने बहुत स्पष्ट किया था कि यह कोई हमारा विजय घोष या हमारे लिए विजय पताका फहराने का दिन नहीं है। इट हैज़ टू बी टेकन इन ए वेरी काम मैनर, वेरी कूल मैनर। और आपको याद होगा कहीं पूरे देश में पटाखे नहीं फोड़े गए थे। तो ये हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइन है, ये इतिहास की विभाजन रेखा है, जो हमको मिली है विरासत में, हमें इसको सुलझाना है। तमाम फॉल्ट लाइन अंग्रेज यहाँ डाल गए हैं, जैसे कास्ट है। ये बैकवर्ड कास्ट है, ये सारा क्रिएशन तो अंग्रेजों का है, हमारे समय तो कुछ था ही नहीं है आज से 100 साल पहले। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो कहा जाता है अपीसमेंट, ये केवल जो है मुसलमानों को मुख्य धारा से दूर रखने का, जो कम्युनिस्टों का, कांग्रेस का और बाद में इसी परिवार से उपजी क्षेत्रीय पार्टियों का जो षड्यंत्र है, उससे उपजा हुआ एक तरीका है राजनीति का शॉर्टकट। अब ममता बनर्जी जो है दुर्गा सप्तशती गाती है, उसमें अल्लाह अकबर भी बोलती है। वो दोनों को धोखा दे रही है, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी। तो ये जो है, जो नैरेटिव बना हुआ है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, इसका हल, इसका समाधान लगातार चुनावों से ही निकलेगा। और जब अब मोदी जी के 12 साल हो गए हैं, योगी जी के का 10वां साल चल रहा है, तो जब वो देखेंगे कि भाई अब ये सरकार को चलते हुए 20 साल हो गया, यहाँ पे किसी मुसलमान का तो कोई अहित हो नहीं रहा। अगर सरकार अवैध कब्जे हटा रही है, तो उसमें मंदिर भी हट रहे हैं, उसमें दरगाहें भी हट रही हैं, मजार भी हट रही है, मस्जिदें भी हट रही हैं और बाकायदे हाई कोर्ट के आदेश से हटाई जा रही हैं। तो ये कहना कि ये एंटी मुस्लिम एक्ट है, ये पॉलिटिकल रेटोरिक है, ये पॉलिटिकल जार्गन है, ये शब्द आडंबर है, ये शब्द जाल है। और अगर समाज में जाति मज़हब के आधार पर अगर फॉल्ट लाइन नहीं होंगी, अगर बँटवारे की दीवारें नहीं होंगी, तो फिर समाजवादी करेगी समाजवादी पार्टी क्या करेगी? फिर कांग्रेस क्या करेगी? ये अगर इस तरह ऐसा समाज बँटा मुद्दा हुआ नहीं है होगा तो। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हम आगे भी चर्चा बढ़ाएँगे, मेरा आगे मानना है भी चर्चा करते रहेंगे। इसके कि कई हर आयाम चीज़ हैं, इसके संभव है। कई एस्पेक्ट्स हैं, उन पर जी। ज़रूर हम चर्चा करेंगे और एक कंक्लूजन पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। वीरेन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार।